बिस्मिल्लाह। अच्छा, कल हमने जो चैप्टर किया था वो था प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में ना। हमने पढ़ा था प्रोडक्टिविटी के बारे में कि कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, उसके फायदे क्या हैं, ये सारी बातें हमने की थी। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट, इसी इसका दूसरा चैप्टर हम देखेंगे। हमारे पास क्या है, ये है कॉस्ट, स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। मतलब देखो, इसमें हम बात करेंगे कॉस्ट के बारे में। सही है, पहले बात होगी कॉस्ट के बारे में। फिर स्केल ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसकी स्केलेबिलिटी कितनी है, मतलब छोटे पैमाने पे या बड़े पैमाने पे कर रहे हो। फिर उसके बाद आपके पास है ब्रेक इवन एनालिसिस। अब ये ब्रेक इवन क्या होता है, ये हम चीज सीखेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले आ जाओ, इस स्लाइड को मैं छोड़ता हूँ, अगली वाली पे आता हूँ। देखो, जो कॉस्ट हमारे पास होती है ना बिजनेस में, याद रखना, कॉस्ट बिजनेस में दो किस्म की होती है। एक होती है फिक्स कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फर्क पता है दोनों में क्या होता है, फिक्स्ड और वेरिएबल? इकोनॉमिक्स वाले बच्चे बता, हाँ बताए, आप फिक्स बताएं। कॉस्ट वो होती है जो आउटपुट के साथ चेंज ही नहीं होती, और वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो आउटपुट के साथ चेंज। वेरी गुड। फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल है कमरे का रेंट। सही अगर है। 100 बच्चे पढ़े हैं तो भी इतना रेंट है, 10 बच्चे पढ़े हैं तो भी इतना रेंट है। सही है। वेरिएबल कॉस्ट की एग्जांपल आपने दी थी कि पास पेपर, जैसे हाँ। बच्चा आएगा तो हर बच्चे को पास पेपर देना है, अगर 10 बच्चे आएंगे तो 10 यानी 20 पेपर सही, देना शाबाश, वेरी गुड। तो सही है। अनंत भाई, बात समझ में आई कि क्या हुआ? फिक्स कॉस्ट हमारे पास ये है। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो चेंज नहीं होती आउटपुट के साथ। मसलन ये मैंने टीएलएस से रूम रेंट पे ले लिया 10,000 रुपए का। अब 3 बच्चे आए, एक बच्चा आए, 10 बच्चे आए या 50 बच्चे आए, रेंट भी उतना ही रहेगा। सही है, तो फिक्स कॉस्ट ही होती है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? हाँ, जो आउटपुट के साथ साथ चेंज हो रही होती है। मिसाल के तौर पे मैं सबको ये पास पेपर्स दे रहा हूँ। अब जितने बच्चे आते जाएंगे उतने पास पेपर मुझे देना पड़ेंगे, तो बच्चों के साथ साथ मेरी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। सही है। तो फिक्स कॉस्ट क्या बता रहे हैं? डू नॉट वेरी। वेरी का मतलब होता है चेंज। आप चेंज यूज कर लो, जो आसान वर्ड आपको लगता है। चेंज विद चेंज इन आउटपुट। आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती। शॉर्ट रन ना भी लिखो तब भी कोई मसला नहीं है, एक टेक्निकल बात है, ये अभी आगे हम डिस्कस कर लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, कह रहे डायरेक्टली चेंज होती है आउटपुट के साथ। सिंपल। तो यार, अगर मैं फिक्स कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट का सम कर लूं तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी मेरे पास। अगर मैं ये कर लूं कि फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी मेरे पास। सही है। अब अगर एक बंदा कहता है यार मुझे ये बताओ एवरेज कॉस्ट कितनी है, है। एवरेज, तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी? टोटल कॉस्ट को टोटल आउटपुट से डिवाइड कर दो, टोटल कॉस्ट को टोटल आउटपुट से डिवाइड कर दो। ऐसे ही होता है ना। टेस्ट में हमने कहा कि अगर 3 टेस्ट हुए, मुख्तलिफ स्कोर किए है, हम कहेंगे एवरेज क्या निकले, हम कहेंगे सारे इनका सम कर लो, टेस्ट के स्कोर का डिवाइड बाय 3 कर दो। एक क्रिकेटर है, 3 टेस्ट हुए, 3 टेस्ट। एक क्रिकेटर है भाई, उसकी एवरेज कैसे निकालते हैं? उसकी एवरेज ऐसे ही निकालते हैं कि कितने मैचेस खेले डिवाइड बाय, मेरा और जितने रन सम डिवाइड बाय मैचेस, तो एवरेज निकल के आ जाती है। कितनी विकेट्स लिए डिवाइड बाय मैचेस, पर मैच कितनी विकेट लेता है। कौन? तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल आउटपुट, और टोटल कॉस्ट किसके बराबर है आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट के बराबर है। तो मैं चाहूँ तो मैं इस फॉर्मूले को ये भी लिख सकता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट, टोटल आउटपुट। सही बात है, आसान बात है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो एवरेज कॉस्ट ऐसे निकल जाती है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, अब यार ये कॉस्ट निकालते क्यों है, कॉस्ट क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या वजह है ये सारा काम करने की? भाई पहली वजह है, कॉस्ट पता नहीं होगी तो प्राइस सेट कर सकते हो कभी? तुम ये बॉटल बेच रहे हो और अंदाजे से तुक्का चला के बेच रहे हो, यार ये 1200 की निकाल दो, और आपको पता ही नहीं कि मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है। सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी होगा जिस तरह बिजनेस कर रहा होगा, है ना। कॉस्ट तो पहले पता करनी होती है बिजनेस को। तो प्राइस सेट करने में आपको हेल्प मिलती है। दूसरा, आपको ये पता चल जाता है कि यार ये बॉटल बनाऊं या ये वाली बनाऊं, या छोड़ दूं, क्या करूं। आपको पता चलेगा, बारे में नहीं आ रहा, जो एक वर्ड होता है यूज कहते हैं यार भाई ये तो हमारे बारे में नहीं आ रहा यार। ठीक है, तो ये आप डिसीजन ले सकते हैं जब आपको कॉस्ट पता होगी। आप लोकेशन डिसाइड कर सकते हैं, यार ये टीएलएस वाले बहुत रेंट मांग रहे हैं, यार छोड़ भाई, यहाँ नहीं, बाहर मिलते हैं फलानी जगह पे, वो सस्ते में मिल रहा है, वहां बैठ के हम क्लासेस कर लेंगे। तो क्या हुआ, आपको लोकेशन डिसाइड करने में भी हेल्प मिलती है। अच्छा, इसके बाद ये हमारी बात हो गई कॉस्ट के हवाले से। हमने इस चैप्टर में बात की थी कॉस्ट, दूसरी बात की थी स्केल ऑफ प्रोडक्शन, याद है? अभी हमने चैप्टर शुरू किया था, हमने कहा था कॉस्ट, और फिर हम स्केल ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो अब सेकंड इस पे डिस्कशन शुरू हो गया, फिर थर्ड इस पे डिस्कशन शुरू होगा हमारे पास। ठीक है। तो अब स्केल ऑफ प्रोडक्शन पे हम बात करेंगे। देखो, जब बिजनेस का साइज बड़ा होता है ना आहिस्ता आहिस्ता, तो क्या होता है, बिजनेस को कुछ कॉस्ट एडवांटेज होते हैं। मिसाल के तौर पर टीएलएस का एक ही कैंपस है। अब टीएलएस वाले जब परचेजिंग करेंगे एसी, तो
15 इसी 20 इसी खरीद लेंगे। बोर्ड्स खरीदेंगे जो लगे हुए, ये एलसीडीज खरीदेंगे, ये प्रोजेक्टर्स खरीदेंगे, एक लिमिटेड क्वांटिटी खरीदेंगे, 10 15 20 25 इतने खरीद लेंगे। लेकिन अगर टीएलएस के 10 कैंपसेस हो गए और एक ही जगह से परचेजिंग हो रही है, ये इस तरह के सवाल आपके, हम इंशाल्लाह पास पेपर करेंगे उसमें आ भी रहे, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं। अगर ये अपने सेंटर से ही 10 कैंपस है और एक ही सेंटर हेड ऑफिस है, यही सबके लिए परचेजिंग कर रहा है, तो इनको फायदा ही होगा, इनको सस्ते में माल मिलेगा। क्यों? भाई जब एक इससे ये ओरिएंट वाली कंपनी से जब ये जाके 15 की जगह 100 एलसीडीज खरीदेंगे, तो क्या होगा, वो भी आपको डिस्काउंट देगा। सही है। तो जब बिजनेस का स्ट्रक्चर बड़ा होता है उसको सेवरल कॉस्ट एडवांटेजेस होते हैं। तो क्या बात पता चली, जब बिजनेस का स्ट्रक्चर बड़ा होता चला जाता है तो उसकी कॉस्ट गिरती चली जाती है। और कॉस्ट क्या? कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट गिरती है। या इसको इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट गिरती है, टोटल कॉस्ट तो बढ़ रही होती है। मतलब आप बोलोगे पहले यार 15 ये खरीद रहे थे तो वो 2 लाख की आ रही थी, अब अगर 100 एलसीडी खरीद रहे हैं तो वो 30 लाख की आ रही है। टोटल कॉस्ट बढ़ती है, पर यूनिट कॉस्ट गिरती है। पर यूनिट कॉस्ट गिरती है, ठीक है। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या बात हमें पता चल गई, कि जिनसे रिडक्शन होती है आपकी एवरेज कॉस्ट में, जैसे जैसे एज बिजनेस इंक्रीज इन साइज। सही है। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑपोजिट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल के। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया कि व्हेन दी साइज ऑफ बिजनेस इंक्रीजेस कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल उल्टा है कि व्हेन दी साइज ऑफ बिजनेस इंक्रीजेस एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेस। एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। अब इसकी भी कुछ टाइप्स हैं और इसकी भी कुछ टाइप्स हैं, जो कि अगली स्लाइड पे हमारे पास आ रही है। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स वाले बच्चों ने तो ये किया हुआ इकोनॉमिक्स में ये चैप्टर, ठीक है। अच्छा, अब देखो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की हम बात कर रहे हैं। जैसे अनस सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी पहली टाइप है परचेजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये एग्जाम में आ सकता है, बोलेगा टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल बता दो अनस लिमिटेड को। अब अनस को ये सारे नाम याद होंगे तो अनस बता पाएगा, वरना नहीं बता पाएगा। तो पहली बात है परचेजिंग इकोनॉमीज। देखो बहुत आसान सी बात है। क्या है ये? बल्क बाइंग पे आपको डिस्काउंट मिलता है, जो भी हमने एग्जांपल डिस्कस की अपने केस में, कि बल्क बाइंग कर रहे हैं उस पर हमें डिस्काउंट मिल रहा है। दूसरा, मार्केटिंग। मार्केटिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये क्या होता है? भाई पहले टीएलएस के पास कम बच्चे थे, एक छोटा बिजनेस था, ये अपनी डिजिटल मार्केटिंग किसी और से करवाते थे, किसी और कंपनी से। अब माशाल्लाह इतना बड़ा स्ट्रक्चर हो गया कि अपने ही डिपार्टमेंट इन्होंने बंदा रख लिया। ठीक है। अब क्या हुआ? अब बाहर से जब काम कराएंगे महंगा पड़ेगा, खुद काम कर रहे हैं तो सस्ता पड़ेगा। दूसरा, टीएलएस अपना ऐड चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, और बच्चे हैं 200। और एक वक्त है कि टीएलएस ऐड चला रहे, बच्चे हैं 1000। तो जब 1000 बच्चे हैं तो पर बच्चा ऐड की जो कॉस्ट है ना उनको कम आएगी। मतलब यानी कि उनको फिर होगा यार ठीक है, इतने बच्चे भी तो आ रहे हैं ऐड चला के। लेकिन अगर 200 बच्चे हैं और सेम ऐड पे एक्सपेंडिचर हो रहा है तो ये ज्यादा महंगा होगा। समझ में आ रही है बात? तो जब आपका बिजनेस बड़ा होता है, आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, और एक छोटा बिजनेस वाले वो भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, लेकिन छोटे बिजनेस वाले को महंगी पड़ रही है और बड़े बिजनेस वाले को सस्ती पड़ रही है। सही है। तीसरी बात, फाइनेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट एडवर्टाइजिंग। हाँ, ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट एडवर्टाइजिंग की गाड़ी मिसाल का ये ऐड कह लगा रहा देते है हैं ना, जैसे कि कुछ मिसाल के तौर पे ये है कि आप अपनी एडवर्टाइजमेंट खुद ही कर रहे हैं। आपने क्या किया कि आप अपनी वैन्स लेके गए, उसी पे ऐड चलाया हुआ है, उसी पे आप कुछ सारी कोचिंग चीजें कर। वाले नहीं होते, वैन पे बोला गया होता है, सही है। वही ये वैसा चीज वाला। होगी। तीसरी बात, फाइनेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है। फाइनेंशियल क्या? कोई छोटा बिजनेस होता है, उसको बैंक लिफ्ट नहीं कराता। हमजा भाई चलेगा भाई, वो 50 लाख रुपए चाहिए इसके लिए, बैंक बोलेगा वो दरवाजा नजर आ रहा है, वहां से आप बाहर चले जाए, चाय पिए और निकले। और कोई बड़ा चला गया, टीएलएस के ओनर चले गए, ठीक है। अब क्या हुआ, उनको हाँ सर बैठे हैं और क्या चाय वगैरह क्या मंगवाया, फलाना सारी उनको चीजें देगा। क्या करता है जो बड़ा बिजनेस होता है उसका रिस्क कम होता है कि वो बैंकरप्ट हो जाए, तो बैंक उसको लोन देता है चीपर इंटरेस्ट रेट पे, कम सूद चार्ज करता है। पता नहीं कोई 600 हाँ, तुर्की में केएफसी बोल अच्छा। रहे बैंक अच्छा, में, बायकॉट केएफसी। तो क्या हुआ? फाइनेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है? लार्जर बिजनेस को लोन मिल रहा है सस्ते सूद पर, और छोटे बिजनेस को लोन मिल अगर तो मिल नहीं रहा, मिल रहा है तो बहुत ज्यादा। वो बोला भाई फलाने को, सेठ असफर साहब को तो हमने जो है ना वो 8% पे दिया था, आपको तो मैं 16% चार्ज करूंगा। आपने कहा भाई क्यों भाई?
उसने बोला भाई तुम्हारा मुझे जो है ना डिफॉल्ट रिस्क बहुत ज्यादा लगता है, तुम अभी तो काम शुरू किया, तुम अगर फेल हो गए जन्नती हो गए। तो मेरा पैसा रिस्क में आ जाएगा, तो वो ज्यादा चार्ज करेगा। ठीक है, जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना वो इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करता है। चौथी बात, ये होता है मैनेजेरियल मैनेजेरियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये क्या होता है कि आप जब बड़ा बिजनेस होगा ना तो आप स्पेशलिस्ट बंदों को हायर कर सकते हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर, अब टीएलएस को भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है, खामोखा एक कॉस्टली होगा। काम एक आम बंदा भी कर सकता है, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट खामोखा रखा हुआ है, वो 15-20 लाख रुपए सैलरी लेगा और काम 3-4 लाख रुपए वाला करेगा। स्कूल का भी कोई इतना काम थोड़ी है। ठीक है, लेकिन जब स्कूल का स्ट्रक्चर इतना बड़ा बिगे ना हो, सही है, हो सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करते हो, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। सही है। तो जब आपका बिजनेस बड़ा होता है तो आप स्पेशलिस्ट हायर कर सकते हैं। अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक ए लेवल ग्रेजुएट में कितना फर्क होगा। तो अब आप क्या करें, क्योंकि बिजनेस छोटा है, हल्का फुल्का बंदा रखा हुआ है, उसकी इतनी स्किल्स है। लेकिन जब बिजनेस बड़ा हो गया तो आप स्पेशलिस्ट लोगों की फैसिलिटीज ले सकते हैं। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, अच्छा आगे क्या है भाई, टेक्निकल इकोनॉमीज। टेक्निकल क्या है, जब बिजनेस का साइज बड़ा होता है तो वो मशीनरीज वगैरह लगा सकता है। अब क्या हुआ, मेरे पास 10 टीचर हैं, उनकी मैंने अटेंडेंस देखनी है, तो मैं तो बायोमेट्रिक मशीन तो नहीं लगाऊंगा, मैं तो बोलूंगा बस ठीक है रजिस्टर में आके चेक कर लो। अब बायोमेट्रिक मशीन मेरा कितना काम आसान कर देती है, पूरा डेटा उसी में चला जाता है, वो वहीं से आगे ट्रांसफर भी हो सकता है, सब चीज़ें बता देता है। लेकिन फायदा, अभी मुझे फायदा कम नुकसान ज्यादा है, क्योंकि कौन ज्यादा, हाँ मेरे पास जब बढ़ गए टीचर 60-70 हो गए, बेहतरीन काम हो गया, बायोमेट्रिक लगाई और ठकाठक सबका काम हो गया। अब रजिस्टर मेंटेन करूंगा तो ये खुआरी हो जाएगी। सही है। तो ये हमने 5 फॉर्म्स पढ़ ली इकोनॉमीज ऑफ स्केल की: परचेजिंग, मार्केटिंग, फाइनेंशियल, टेक्निकल और मैनेजेरियल। सही है, ये आपको पक्की याद होनी चाहिए एकदम कि भाई ये पढ़ा है। अच्छा, अब आगे आ जाओ, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है, हमने पढ़ा कि जब बिजनेस का साइज इंक्रीज होता है एवरेज कॉस्ट राइज हो जाती है। ठीक है, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल एवरेज कॉस्ट को बढ़ा देता है। अब ये क्या है, माशाल्लाह बिजनेस बड़ा होता गया, आपको बड़ा फायदा हुआ, लेकिन इतना बड़ा हो गया कि अब संभाला भी नहीं जा रहा, हद से ज्यादा ही। अब 10 कैंपस की जगह टीएलएस के होगा या 30 कैंपस, अब संभाला ही नहीं जा रहा इनसे। अबे यार, ये तो मसले मसाइल शुरू हो गए। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है कि मैसेज कम्युनिकेट करने में मसला होना शुरू हो गया। बताना कुछ था, यहाँ से कम्युनिकेट हुआ कि बच्चों के मॉक होंगे 12 अप्रैल को, कल से। वो कुछ और समझ गए, उन्होंने आगे बच्चों को कुछ और कम्युनिकेट कर दिया। अब ये सारा मसले मसाइल कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा और क्या मसला होता है, और कह रहे हैं स्लोअर डिसीजन मेकिंग होती है, जाहिर सी बात है टाइम लगता है। यहाँ पर तो क्या है, फटाफट मैसेज आ गया। जो जो बड़े स्कूल्स हैं, जो जिनके बड़े चेन्स चल रही होती है, वहां पर इंतजार कर रहे होते हैं कि ऊपर से मैसेज आएगा। उनके प्रिंसिपल को भी कुछ पता नहीं होता, वो भी हमारी तरह इंतजार ही कर रहा होता है, ऊपर से क्या आएगा तो पता चलेगा। और ठीक है, तो ये बात चल रही थी स्लोअर। अब उनसे बोला कि आप बता दें भाई वो सैटरडे को पीटीएम है कि नहीं है। वो कह रही है कि वो हम खुद वेट कर रहे हैं, ऊपर से आएगा तो पता चलेगा। तो डिसीजन मेकिंग स्लो हो गई, मोराल लो होता है। अब एक स्टाफ है, अनस भाई काम कर रहे हैं टीएलएस में, माशाल्लाह, वैसे ही कम लोग हैं, समझो 35 टीचर्स हैं यहाँ पर, उसमें से एक अनस भाई है। तो अनस भाई का काम सबको नजर आ रहा है, सब बोल रहे हैं वाह भाई अनस भाई गुड जॉब, फलानी चीज ऑर्गेनाइज करवा दी, ये कर दिया वो कर दिया, बड़ा हाईलाइटेड है, नजर आ रहे हैं अनस भाई मोटिवेटेड फील कर रहे हैं और जान मार रहे हैं। बाद लोग होते हैं ना, थोड़ा सा चढ़ा दो माशाल्लाह वो पूरा काम करके देते हैं आपको। अब क्या हुआ, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हो गया। जब बड़ा स्ट्रक्चर होता है ना, याद रखना, तो एक इंडिविजुअल की जो वैल्यू थी वो कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, लोग ज्यादा। हाँ, अभी क्लास साइज छोटा है, सबकी वैल्यू है, 50 बच्चे होंगे, हमजा भाई का मैसेज आ रहा है, अबे हटा यार ठीक है, तो क्या होता है, ये कहानी शुरू हो जाती है। अब क्या हुआ, अब वो बंदा फील करता है डीमोटिवेटेड, अबे यार मेरी तो वैल्यू ही नहीं है यार, अबे पहले तो बड़ा वो करते थे, अब तो कुछ देखते ही नहीं है, अब तो वासे भाई देखते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं यार। ये चीजें शुरू, अब एम्प्लॉय डीमोटिवेटेड होता है, जान नहीं मारता, फिर वो कहता है अबे छोड़ बस यार, दिन पूरे करो निकलो। अरे वो तो फ्री करवा दो यार, मतलब मुझे नहीं आ रहा तुम्हारे पास क्या है? अच्छा चलो, आगे क्या है, अब देखो इस चैप्टर के थर्ड पार्ट की तरफ हम चल रहे हैं, विच वाज अबाउट ब्रेक इवन एनालिसिस। यार ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट पता है किसी को, आप इकोनॉमिक्स वाले बच्चों को क्या होता है ब्रेक इवन? वो लॉस नो। नो प्रॉफिट नो लॉस, अनंत भाई समझ में, ये वो पॉइंट होता है
कि जहाँ बिजनेस को ना प्रॉफिट होता ना लॉस, हमने कहा यार माशाल्लाह हमने देखा कि यार टीएलएस स्कूल अच्छा चल रहा है, चलो यार ऐसा करते हैं, ओ लेवल्स के बाद हम भी कुछ सेटअप डालते हैं। अच्छा भाई, अब हमने कहा यार ठीक है, ये तो बताओ उसमें कॉस्ट कितनी लगेगी, आपने कॉस्ट निकाल ली, यार ये रेंट है, ये इतना 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 इस चीज में जाएगा। अच्छा यार ये बताओ कि कितने बच्चे हमारे पास आने चाहिए तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंचेंगे। प्रॉफिट तो बात की बात है, पहले आप ब्रेक इवन पर आते हैं। अब आपने कैलकुलेशंस की जो अभी हम आगे सीखेंगे, उनके जरिए आपको पता चल गया 100 बच्चे आ गए ना तो हमारा काम हो जाएगा इंशाल्लाह। 101वां बच्चा जो होगा वो हमें प्रॉफिट में लेकर आएगा, 100 बच्चे हमें नो प्रॉफिट नो लॉस में, और 99वां बच्चा जब होगा तो हम लॉस में चल रहे होंगे। ठीक है, तो ब्रेक इवन क्या है? ब्रेक इवन एक्चुअली आपको बताता है कि भाई नो प्रॉफिट नो लॉस। अब कॉस्ट कवर हो गई। हाँ, अब एक बात को हम देखते हैं, इसको हम देखते हैं एक चार्ट के जरिए। मैं आपको बताता हूँ, पहले इसको हम पहले चार्ट के जरिए समझते हैं, फिर आगे इसकी बात करते हैं। देखो, ग्रीन लाइट मतलब फुल चार्ज। ब्रेक इवन का मतलब क्या है यहाँ पर, इसको हम जरा देख लेते हैं। एक में ये बन गया भाई, नजर आ रही है? अच्छा अब देखो यार, मैं इधर लिख लेता हूँ, इधर मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पर डॉलर में वैल्यू लिख रहा हूँ वाई एक्सिस पे। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ यूनिट्स कितने बना रहा हूँ। ठीक है, यूनिट्स कितने बना रहा हूँ मैं। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं कोई यूनिट नहीं बना रहा, मैंने ये रूम रेंट पे लिया हुआ है टीएलएस से, जब मैं कोई भी यूनिट नहीं बना रहा, जीरो यूनिट बना रहा हूँ, टीएलएस को कितना रेंट दूंगा मैं? 10,000 रेंट पे लिया हुआ है और कोई काम नहीं कर रहा, दस हजार कोई काम नहीं कर रहा, टीएलएस को कितना रेंट दूंगा? 10,000 देंगे भाई। और अगर पूरा दिन काम कर रहा हूँ तब कितने दूंगा? दस हजार तब भी 10 दूंगा। बताओ, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। तो हमें ये बात पता चली कि भाई ये जो फिक्स कॉस्ट होती है वो चेंज नहीं होती आउटपुट के साथ। तो आपने कहा लेट सपोज ये मेरी 10,000 है फिक्स कॉस्ट, ये 10,000 ही रहेगी। ये आपने फिक्स कॉस्ट की लाइन बना ली। समझ में आ गई बात अनस भाई? ये आपने सर मैं वो अब कैंटीन ऑर्डर करूँ। हाँ, ये आपने एक लाइन बना ली अनस भाई फिक्स कॉस्ट की। समझ में आ गया? या आपने लिख दिया कि भाई ये मेरी फिक्स कॉस्ट है, कि मेरा आउटपुट कुछ भी हो, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, अब अनस भाई ये बात बताओ कि जब मैं कुछ भी नहीं बना रहा तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? कुछ भी नहीं बना रहा, कोई काम ही नहीं कर रहा। और वेरिएबल कॉस्ट वो जो आउटपुट के साथ साथ चेंज होती है। जब कुछ काम नहीं कर रहा तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? कुछ भी नहीं होगी, जीरो होगी। अब एक बच्चा भी मेरे पास नहीं आ रहा, मैं पास पेपर फ्री में देता हूँ तो जीरो पास पेपर दूंगा तो कोई कॉस्ट नहीं आएगी। तो जब आउटपुट जीरो होगा तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? जीरो होगी। सही है, वेरिएबल कॉस्ट जीरो। और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो वेरिएबल कॉस्ट की ऐसे एक लाइन हमारे पास बन जाएगी। इसको मैं बोल दूंगा ये मेरी है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, अब तीसरी चीज देख लो भाई, तीसरी चीज हमारे पास क्या है? तीसरी चीज हमारे पास है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मैंने आपको बताया था कि टोटल कॉस्ट बराबर होती है फिक्स कॉस्ट के और वेरिएबल कॉस्ट के, यही बात बताई भी है। तो अब मुझे ये बात बताओ, जब मेरा आउटपुट जीरो है, मेरा आउटपुट इज जीरो, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगी, ये बात हमने कर ली। लेकिन फिक्स कॉस्ट 10,000 ही होगी, ये 10,000 है मिसाल के तौर पर। ठीक है, तो ये 10,000 है और ये जीरो है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 10,000 ही हो जाएगी। टोटल कॉस्ट 10,000 हो गई। तो एक बात ये पता चल गई, जब मेरा आउटपुट जीरो है, व्हेन आउटपुट इज जीरो, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। सही है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो कुछ है ही नहीं। जब कुछ भी आउटपुट नहीं है तो टोटल कॉस्ट किसके बराबर हो जाएगी? फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाएगी। और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ना शुरू होगा तो फिर टोटल कॉस्ट और रेंट भी ना लिया तो वो तो फिर आपका कुछ नहीं जा रहा है। जीरो। हाँ हाँ, ये तो हमने एक एग्जांपल ली है कि रेंट जा रहा है, फिक्स कॉस्ट और भी बहुत सारी होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने 2 बंदे रख लिए सैलरी पे, अब ये भी फिक्स कॉस्ट है। भले कोई, अब टीचर्स आ रहे हैं, बच्चा कोई नहीं आ रहा, स्कूल हमने खोल लिया, 2 टीचर रख लिया, उनको पैसे दे रहे हैं, भले अपनी जगह है, वो फिक्स कॉस्ट है। बहुत सारी एग्जाम्पल है फिक्स कॉस्ट की, वो तो हमने एक आसानी के लिए एग्जाम्पल ले ली।
तो अब अनस भाई ये पता चला जब आउटपुट जीरो है तो टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट बराबर है ना, ऐसा ही है, टोटल दोनों बराबर है। इस पॉइंट पर हम होंगे। तो अब हम क्या होगा कि यहां से एक लाइन बनाएंगे व्यू। ठीक है भाई, ये मेरी लाइन बन जाएगी टोटल कॉस्ट की। ये बात समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं कोई आउटपुट नहीं बना रहा तो कुछ बेच पाऊंगा क्या? कुछ भी नहीं। और जब कुछ भी नहीं बेचूंगा तो जेब में कितने पैसे आएंगे? कुछ भी नहीं आएगा। जाएगा। तो जब आउटपुट जीरो है तो रेवेन्यू क्या है? जीरो। और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा तो उसको बेचता भी जाऊंगा तो रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक बात कह लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास पेन का कलर चेंज कर लें, पहले हम ये कलर कर लिया। और हम इसको बोलते हैं कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, मेरे पास मेरा रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। ये मैंने अपना कह लो कि टोटल रेवेन्यू की लाइन बना ली। ये मेरे पास है टोटल रेवेन्यू। ठीक है। अच्छा, अब एक बात याद रखो, जहाँ पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट मिल रहे हैं ना, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है। और जो इससे पहले का हिस्सा है इसको हम कहते हैं लॉस। क्या कहते हैं इसको? लॉस। और अनस भाई जो इससे आगे का हिस्सा है वो क्या होता है? आपका प्रॉफिट। क्या होता है आपका? और ये तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो थी तो ये ऊपर ब्रैकेट में क्यों आया? तो हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए किसको? वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ती जाएगी ना, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है, नहीं अभी तो यूनिट बढ़ नहीं रहे हैं, है। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है। तो अभी है वेरिएबल कॉस्ट है, वैल्यू है उसकी। हाँ, ये तो वैल्यू तो जब नहीं होगी ना जब आउटपुट जीरो है। आउटपुट हो गया। जैसे जैसे आउटपुट 1 2 3 होगा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। वो तो हमने जब बात की थी जब आउटपुट जीरो, जो मैंने लिखा था, मैंने आउटपुट इज जीरो, देख रहे हो? फिर वो आउटपुट इज फिक्स रेट और वेरिएबल कॉस्ट ऐड होकर टोटल कॉस्ट बनती टोटल है। कॉस्ट बनती है। ठीक है भाई। तो इस चार्ट से देखो हमें अनस भाई ये सारी बातें पता चल गई हैं। अगर हमें चार्ट बना लें तो चार्ट के जरिए भी हम निकाल सकते हैं कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना है। और अगर हम चार्ट ना बनाए, हम कैलकुलेशन के जरिए भी ब्रेक इवन निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन के जरिए निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये हम डायरेक्ट यहाँ से देख लेते हैं। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय ये रहा, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन पर पर यूनिट क्या यूनिट। होगा? अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, उसको जरा होल्ड करो। इससे पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। देखो, यहाँ पे इसने क्या ले लिया? कॉस्ट एंड रेवेन्यू, मतलब डॉलर में वैल्यू ले ली। यहाँ पे यूनिट्स ले ली है इसने। ठीक है, सही है। फिक्स कॉस्ट देखो 5,000 है। 5,000 फिक्स कॉस्ट है। आउटपुट भले 0 1000 हो 2,000 हो, सही है, फिक्स कॉस्ट आपकी 5,000 है, वो चेंज नहीं हुई। वेरिएबल कॉस्ट देखो, जब आउटपुट जीरो था तो जीरो थी और फिर आउटपुट के साथ साथ बढ़ना शुरू हो गई, ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई। फिर आप देखो कि आपकी टोटल कॉस्ट, जब आउटपुट जीरो था तो टोटल कॉस्ट 5,000 थी क्योंकि उस वक्त फिक्स कॉस्ट आ रही थी आपके पास। और फिर क्या हुआ? वक्त के साथ साथ टोटल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई और यही हो गई। फिर जब आउटपुट जीरो था रेवेन्यू जीरो था, लेकिन जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो आपने ये क्या किया? सेल रेवेन्यू की भी एक लाइन बना दी। और जहां पर टोटल रेवेन्यू, इसको टोटल रेवेन्यू भी आप कह सकते हैं, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो क्या? ब्रेक इवन पॉइंट। और उसके आगे का एरिया क्या है? प्रॉफिट। और पीछे का क्या है? लॉस। सही है, ये बात है। तो ब्रेक इवन चार्ट से हमें ये बातें पता चल जाती है कि भाई हम कितना प्रॉफिट बना सकते हैं, किसके बाद प्रॉफिट होगा, किसके बाद लॉस होगा। आप इसमें और कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आप वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस को बढ़ा कम कर सकते हैं और इम्पैक्ट दे सकते हैं कि क्या आ रहा है। फिक्स कॉस्ट को कम ज्यादा करके इम्पैक्ट देख सकते हैं। सब चीज आप कर सकते हैं यहाँ पर, ताकि जब आप स्कूल खोलें, जब आप कोई भी बिजनेस करें तो आपको पहले से सारी चीजें पता हो। अब इसने ये बात बताई हुई कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जहाँ टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर होती है। बात हम कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात आई थी, हमने कहा अगर इसको हमें कैलकुलेशन के जरिए निकालना हो, चार्ट ना गिवन हो, तो क्या करेंगे? हमने फॉर्मूला पढ़ लिया कि फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। सवाल ये पैदा हुआ कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलता है? तो कंट्रीब्यूशन निकलता है सेलिंग प्राइस से जब आप वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं। सही है। तो ये आपको क्या निकाल के देता है? ये आपको निकाल के देता है कंट्रीब्यूशन। ये आपको निकाल के देता है कंट्रीब्यूशन। फिर वेरिएबल कॉस्ट
हाँ सिर्फ वेरिएबल, फिक्स कॉस्ट माइनस नहीं करेंगे। अगर आपने सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट भी माइनस कर दी और फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर दी तो ये आपको प्रॉफिट निकाल के देगा, ये कंट्रीब्यूशन निकाल के नहीं देगा। अब भी आई। हाँ, ये आपको कंट्रीब्यूशन निकाल के नहीं देगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? लेकिन अगर आप सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन निकल के आता है। ठीक है भाई, यानी कि कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट पे किस चीज का फर्क है? फिक्स कॉस्ट का फर्क है, फिक्स कॉस्ट का फर्क है। तो अब क्या हुआ, आपने कहा कि भाई सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट ये कंट्रीब्यूशन देगा, लेकिन ये आपको देगा टोटल कंट्रीब्यूशन। और आपको क्या चाहिए? पर यूनिट। तो कोई मसला नहीं, जितने यूनिट बने उससे डिवाइड कर दो। अगर आपका कंट्रीब्यूशन आ रहा है 10,000 टोटल और आपने 100 यूनिट्स बनाए तो उसको डिवाइड बाय 100 कर दो, आपके पास आंसर 100 आ जाएगा। ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा आपके पास। सही है, सिंपल बात हो गई। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मैं ये वाली एग्जांपल देखता हूँ। देखो, क्या बता रहा है कि आपकी सेल हो रही है 500 की। सही है, सेल हो रही है 500 की, फिक्स कॉस्ट कितनी है? 5,000। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 1,500। और टोटल कॉस्ट कितनी है? 6,500। और रेवेन्यू कितना है? 4,000। ठीक है, ये डेटा हमारे पास आ गया। अब मैं आपसे कहता हूँ कि यार मुझे ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के बताओ यूजिंग फॉर्मूला। अब मुझे आप फॉर्मूला बता सकते हो कि ब्रेक इवन का क्या पढ़ा है हमने? क्या है? उनका हाँ, टोटल आउटपुट, फिक्स कॉस्ट, नहीं सॉरी, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यही था। अब फिक्स कॉस्ट इसमें देख के बताओ कितनी है? 5,000 है। यहाँ 5,000 लिख दूं? ठीक है भाई। और नीचे क्या लिखना है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कहीं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकला हुआ है? नहीं, निकालना पड़ेगा। और क्या फॉर्मूला पड़ा है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सही है अनस भाई, समझ में आ रही? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब हम ऊपर आ गए, हमने कहा कि भाई सेलिंग प्राइस मतलब रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू, सेलिंग प्राइस, सेल्स एक ही बात है। कितना है? 4,000। रेवेन्यू कितना हो गया मेरा? 4,000। सेलिंग प्राइस माइनस, अब इसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा? सेलिंग प्राइस माइनस क्या करना वेरिएबल कॉस्ट। पड़ेगा? वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा? 2,500। लेकिन ये जो मेरे पास आ रहा है ये टोटल आ रहा है, टोटल कंट्रीब्यूशन आ रहा है। ये जो चीज है ये मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन है भाई। मुझे तो क्या चाहिए? पर यूनिट चाहिए। डिवाइड करके टोटल तो कितने यूनिट बेच रहे हैं हम? 500, 500 ऊपर दिया हुआ है उसने। 2500 डिवाइड बाय 5, इसको आप डिवाइड कर दें 500 से, क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? 5, 5। 5 आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या किया? 5,000, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल गया आपका। इसको आप नीचे लिखेंगे, डिवाइड बाय 5। क्या आंसर आ जाएगा भाई? ये अगर टोटल किससे 500 डिवाइड किए थे, 525 डिवाइड किया, 500 5, इससे 500 यूनिट्स है ना, इतने यूनिट हमने बेचे हैं। ठीक है, सही है। इनसे हमने क्या कर दिया? वो कर दिया, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल के आ गया। सही है, ये डिस्कशन था इस बारे में और हमने ये निकाल लिया। हाँ, ये खत्म हो जाए बस, ये आखिरी डिस्कशन है, फिर पास पेपर पे आएंगे। अग, अगला, अगला क्या है? अगला बस ये आखिरी इस चैप्टर की चीजें देख लो कि ब्रेक इवन का फायदा क्या होता है। ये चीजें जब हम पास पेपर P2 करेंगे उसमें भी टेस्ट हुई हुई है। देखो क्या है ब्रेक इवन का फायदा, कि आपको दिखाता है कि ब्रेक इवन आउटपुट कितना है, ये आपको पता चल जाता है। तो आप उस हिसाब से डायरेक्शन बना के काम करते हैं। शो सेफ्टी मार्जिन। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो पहले। हमारे पास क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है हमजा भाई, क्या बात पड़ी है? सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। अब सेल जितनी भी है, मिसाल के तौर पे तुम्हारी सेल है 5,000 की और तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट 4,000 आ रहा है, तो इसको यहाँ लिखोगे। और 1,000 के मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब, इसका मतलब होता है कि इतने यूनिट अगर आप ना भी बनाओ ना तब भी आप लॉस नहीं करोगे। ये सेफ्टी का एरिया है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मैंने आपको ये बताया कि सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट आपका 4,000 था, अब आप 5,000, यानी कि आप 1,000 यूनिट एक्स्ट्रा बना रहे हैं। अगर आप 1,000 ना भी बनाए तब भी आप लॉस में नहीं जाएंगे।
अच्छा, दूसरी बात कह रहे हैं आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखाता है। तीसरी बात, आपकी डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करता है, ये काम करना है नहीं करना। आपको एरिया ऑफ प्रॉफिट और लॉस दिखाता है। ठीक है। लिमिटेशन इसकी क्या है? देखो, जब हम ब्रेक इवन चार्ट बनाते हैं ना, तो हम ये समझते हैं कि जो माल बनाए सब बिक गया। ये अजम्पशन हम लेते हैं, ये इसकी लिमिटेशन भी है। जितनी अजम्पशन है सब उसकी लिमिटेशन है। जब भी ब्रेक इवन चार्ट हम बनाते हैं, हम क्या समझते हैं? जितना माल खरीदा सब बिक गया, जितना माल बनाया सब बिक गया, खरीदा सब बिक गया। असल में ऐसा होता है नहीं भाई। इन्वेंट्री बचती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंटिंग में हमने पढ़ा है ना। तो ये किसकी लिमिटेशन है? ये समझता है कि कोई इन्वेंट्री नहीं बची, सब माल बिक गया। दूसरी बात है, आपने देखा है हमने सारी जो लाइन बनाई वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट की, स्ट्रेट लाइंस थी ये सारी। स्ट्रेट लाइंस बन रही थी, कोई कर्व नहीं था। हालांकि रियल लाइफ में स्ट्रेट लाइन नहीं होती, कर्व होता है। क्यों भाई? देखो, अभी हमने बात पढ़ ली, जब हम बल्क बाइंग करते हैं तो पर यूनिट हमें सस्ता पड़ता है। मैं आप लोगों को जो पास पेपर दे रहा हूँ, 5 बच्चों को दूंगा तो महंगे पड़ेंगे, और 50 बच्चों के लिए प्रिंट कराऊंगा तो पर पास पेपर मुझे सस्ता पड़ेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए। सही है। इसी तरह अगर मैं कोई माल बेच रहा हूँ और ज्यादा क्वांटिटी में किसी को बेच रहा हूँ, तो मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर ये अज्यूम कर रहा है कि सेलिंग प्राइस हमेशा कांस्टेंट है, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट है। क्योंकि चार्ट को सिंपलिसिटी के लिए बनाने के लिए हम ये अजम्पशंस लेते हैं, वरना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी चीजें। ऊपर नीचे अगर उससे मिल रहा है तो अगली बात, फिक्स कॉस्ट। हम अज्यूम कर रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट भी कांस्टेंट है। ये जो हमने ऊपर बात पढ़ी थी कि शॉर्ट रन वाली, वो ये बात बता रहा हूँ। हालांकि फिक्स कॉस्ट एक हद तक होती है, उसके बाद फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो जाती है। अब इस रूम में बच्चे बढ़ बढ़ गए, मुझे बराबर वाला रूम लेना पड़ गया, फिर फिक्स कॉस्ट बढ़ गई। और एक हद तक जब वो रूम भी बढ़ जाएगा, फिर ये इधर पीछे वाला लेना पड़ेगा, फिर ये भी बढ़ गया, फिर उसके बराबर वाला लेना पड़ेगा। तो अब आप देख रहे हो, एक हद तक तो शॉर्ट रन में, यानी कि एक हद तक तो फिक्स कॉस्ट सेम होती है, उसके बाद चेंज हो जाती है फिक्स कॉस्ट। ठीक है। तो ये हमारा ये डिस्कशन था इस चैप्टर के बारे में। फिर हमारा अगला डिस्कशन है अगला चैप्टर। अब हम पास पेपर प्रैक्टिस देख लेते हैं जरा।